आप सभी को हार्दिक नमस्कार और स्वागत करता हूं मैं। आज हम एक शिक्षा मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिससे प्रश्न परीक्षा में डेफिनेटली 2 प्रश्न या 3 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं, ऐसी संभावना होती है। तो आज का हमारा सिद्धांत है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत। आप जानते हैं ये सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध है और यहाँ से प्रश्न आना स्वाभाविक है। तो आज मैं आपके साथ इस सिद्धांत के ऊपर कंप्लीटली चर्चा करूंगा, ताकि आपके परीक्षा में किसी भी प्रकार से प्रश्न आपको तोड़ मरोड़ करके पूछा जाए, आप उस प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। यदि आपने पूरा वीडियो देख लिया, अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन समझ लिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनसे संबंधित किसी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि सीधा प्रश्न यहाँ से नहीं दिया जाता है, एक उदाहरण के रूप में हमें दिया जाता है, एक उदाहरण बताया जाता है। जैसे मैं आपको एक बताऊं कि आपको प्रश्न दे दिया जाए, तुम मेरी पीठ खुजलाओ मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार जो है वो बालक है, अगर ऐसी बातें कर रहा है तो कौन सी अवस्था से संबंधित है, ऐसी बातें करना कौन सी अवस्था से संबंधित है, इस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से और प्रश्न आप देखिए जो इससे संबंधित हमें पूछे जाते हैं। कल मैंने तुमको खाना खिलाया था, आज मैं घर पे टिफिन भूल गया, तुम मुझे खाना खिलाओ, क्योंकि कल मैंने तुम्हें खाना खिलाया था। तो इस प्रकार की यदि बच्चे बातें कर रहे हैं तो वो नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आया ना। तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी, लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है ना। ये लॉरेंस कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के थे ये? एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, पहली बात। दूसरी इसकी मुख्य बात यह है कि जो इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, वो जीन पियाजे ने जो 1932 में नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, उसका इन्होंने क्या किया, एक वैकल्पिक संशोधित विस्तृत व्यापक रूप प्रस्तुत कर दिया। समझ में आ गया ना। जीन पियाजे ने जो नैतिक विकास सिद्धांत दिया था, उसी को इन्होंने विस्तृत एवं व्यापक रूप से समझाया, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को मेंशन किया, उल्लेखित किया है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत सारी यहाँ पर एक वो उलझन वाली बातें हैं कि 1958 में सर्वप्रथम ये सिद्धांत दिया, 1969 में विधिवत रूप से ये सिद्धांत दिया गया, 1981 और 84 में वापस इनमें संशोधन कर दिया गया। तो इस प्रकार के ये सन जो है वर्ष इनमें नहीं पढ़ना आपको। ठीक है ना। हमें तो मेन इसकी थ्योरी, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न मेरे हिसाब से अभी तक तो मैंने बहुत सारे पेपर देख लिए, उनमें नहीं मिला मुझे। तो यानी कि ये जो उलझाने वाले प्रश्न, ये जो कन्फ्यूजन वाले वर्ष वाले, इनको आप छोड़ सकते हैं, इनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। कब दिया, क्या हुआ, संशोधन हुआ, उनको छोड़ दीजिए ना। हमें तो मेन चीज़ें देखनी है। तो इनकी बुक कौन सी बुक हमें याद रखनी है, द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसी प्रकार की एक बुक जीन पियाजे ने भी लिखी है, जो मैंने जीन पियाजे के सिद्धांत में बता दी। ठीक है ना। समझ में आया ना। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, वो जीन पियाजे की बुक थी, जबकि इनकी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। इसी प्रकार से आप तुलना करते हुए पढ़ोगे तभी मजा आएगा और तभी आप सही कर पाओगे। उसके बाद इसके सिद्धांत की मुख्य जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। कोहलबर्ग ने 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बालकों के ऊपर अध्ययन किया। याद रखेंगे, 10 वर्ष से लगा करके 16 वर्ष के बालकों के ऊपर उन्होंने मुख्य रूप से अध्ययन किया, क्योंकि नैतिक विकास का यही जो उम्र, यही स्तर होता है बालकों का। समझ में आया ना। तो 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बालकों के ऊपर इन्होंने विशेष रूप से अध्ययन किया। अब इन्होंने अध्ययन किया तो कैसे किया, बालकों को नैतिक दुविधाओं वाली अनेक कहानियां सुनाई। नैतिक दुविधा वाली, देखो मोरल डिलीमा कहते हैं नैतिक दुविधा को इंग्लिश में, और ये मोरल डिलीमा है क्या, मैं आगे बताऊंगा अभी। ठीक है। तो नैतिक दुविधा वाली अनेक कहानियां सुनाई। अब इनमें से बहुत सारी कहानियां सुनाई, एक कहानी ज़्यादा प्रसिद्ध है,
शायद आपको पता है, इसलिए मैं पूरी नहीं बताऊंगा। वो तो आपको हैंस की दुविधा नाम की एक कहानी है, हैंस की दुविधा वाली। वो दवा से इनसे संबंधित, चोरी करने से संबंधित आप जानते हो तो ना। तो हैंस की दुविधा वाली जो एक कहानी है वो ज़्यादा प्रचलित है। तो ये समझ में आ गया, हैंस की दुविधा वाली जो ज़्यादा फेमस है उसी के बारे में बात करेंगे। इन्होंने बच्चों के नैतिकता संबंधी जो प्रयोग किए ना, बच्चों के ऊपर नैतिकता संबंधी जो भी एक्सपेरिमेंट किया, सिद्धांत देने से पहले इन्होंने बच्चों के ऊपर 20 वर्ष तक, कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक अध्ययन किया, तब जाकर के इनका ये सिद्धांत बना जो आज हम पढ़ रहे हैं। वो सिद्धांत 20 वर्ष तक इन्होंने बालकों के ऊपर नैतिकता संबंधी प्रयोग किए या उनका अध्ययन किया। उसके बाद देखिए अगला बिंदु यह है, इन्होंने साक्षात्कार विधि के माध्यम से, देखो जीन पियाजे ने भी साक्षात्कार विधि के माध्यम से और कोहलबर्ग ने भी साक्षात्कार विधि के माध्यम से बालकों की नैतिकता की जानकारी ली या बालकों के नैतिक गुणों की जानकारी ली। तो जीन पियाजे और कोहलबर्ग दोनों ने ही नैतिक विकास सिद्धांत को देने के लिए साक्षात्कार विधि का सहारा लिया या साक्षात्कार विधि से बालकों की नैतिकता की जांच की। ठीक है, कोहलबर्ग और जीन पियाजे ने कौन सी विधि से, साक्षात्कार विधि। समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में, नैतिक विकास जो सिद्धांत दिया उसमें से उन्होंने 3 स्तर बताए। देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रहता, कोई कहता 3 अवस्थाएं हैं, इस तरह नहीं है, कोई कहता अवस्था है, ये नहीं है। आपको मैं यहाँ पर मैं सुझाव देना चाहता हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर आप इनका इंग्लिश वर्ड याद कीजिए। लेवल 3 लेवल है। कितने लेवल है? 3 लेवल है, 6 स्टेज है। समझ में आया ना, 3 लेवल 6 स्टेज याद कर लीजिए। ठीक है ना, इंग्लिश वर्ड नहीं बदलेगा, हिंदी शब्द बदल जाते हैं, पर्यायवाची शब्दों में न जाने क्या क्या दे देते हैं। इंग्लिश शब्द आप याद कर लीजिए, 3 लेवल 6 स्टेज। ठीक है ना, आपकी सभी प्रकार की दुविधाएं समाप्त है, यही याद रखिए। ठीक है ना, यही याद रखिए, यही सही है, प्रमाणिक है। आपको मैं बता रहा, अच्छी बुक, आप अच्छी ढंग वाली की बुक देख लेना, उसमें आपको यही चीज़ मिलेगी। ठीक है ना, 3 लेवल 6 स्टेज याद कीजिए। ठीक है, अब हिंदी स्तर हो गया, विकास के 3 स्तर बताए, नैतिक विकास के कितने स्तर बताए? 3। और प्रत्येक स्तर में देखो 3 स्तर बताए, ये पहला स्तर, ये दूसरा स्तर और ये तीसरा स्तर। देखना प्रत्येक स्तर में क्या बताए, 2-2 जो है अवस्था बताई। ठीक है, इसमें भी 2 अवस्था, इसमें भी 2 अवस्था, इसमें भी 2 अवस्था। अब आपको नंबर कैसे याद रखना, इसकी पहली अवस्था, ये दूसरी। अब दूसरे स्तर में जो उसकी पहली है अपनी, ये तीसरी हो जाएगी, ये चौथी हो जाएगी और यहाँ पर 5वीं और ये 6ठी। इस प्रकार से 1 से लेकर के 6 अवस्थाएं होगी। ठीक है, 1 से लेकर के 6 अवस्था होगी। पहली अवस्था जो होती है ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित होगी और 6ठी अवस्था जो होगी ये आपके वयस्क अवस्था से संबंधित होगी। उत्तर किशोरावस्था के बाद की अवस्था 6ठी होगी। तो देखो यहाँ से एक प्रश्न निकला, वेरी इंपॉर्टेंट। जो कोहलबर्ग है उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में कहाँ से कहाँ तक, देखो यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार यदि हम बात करें तो पूर्व बाल्यावस्था के बच्चों से लेकर के वयस्क अवस्था तक के बच्चों का के नैतिक विकास का उन्होंने अध्ययन किया और सिद्धांत में इन चीज़ों को उन्होंने शामिल किया। ठीक है, यहाँ पर शैशवावस्था नहीं है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, इस सिद्धांत में शैशवावस्था वाले बालकों के बारे में कोई ये नैतिक जानकारी नहीं देता है। समझ में आ गया? तो 3 स्तर हो गए और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्था हो गई, तो कुल कितनी अवस्था हो गई? 6 अवस्था होगी। 6 स्टेज याद रखिए, मैंने आपको तरीका बता दिया। अब देखिए प्रत्येक जो अवस्था है, प्रत्येक स्टेज है, वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, आपस में रिलेटेड नहीं होती है। एक दूसरे से क्या होती है? प्रत्येक अवस्था स्वतंत्र होती है, आपस में रिलेटेड नहीं होती है। उसके बाद जीन पे आपने कोहलबर्ग ने कहा कि जी ये नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल है। ये क्या है? यूनिवर्सल है। संसार के जितने भी बालक बालिकाएं हैं उनमें नैतिक विकास, ये जो मैं सिद्धांत बता रहा हूँ इसी प्रकार से होता है, यूनिवर्सल है, ये इसी प्रकार से होता है। चाहे संसार के किसी भी देश का, किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, उनमें नैतिक विकास जो मैं सिद्धांत दे रहा हूँ इसी प्रकार से होता है। क्योंकि मैंने 20 वर्षों तक स्टडी की है, संसार के विभिन्न देशों में मैं गया, वहाँ से मैंने जानकारियाँ प्राप्त की है। मैंने पाया कि जो नैतिक विकास है ये इसी सभी में एक ही प्रकार से होता है। ठीक है, अर्थात
प्रत्येक बच्चों में इसी अवस्थाओं के अनुसार नैतिक विकास होता है, इसलिए यूनिवर्सल है, ध्यान रखना, ठीक है ना, यूनिवर्सल है। अगला बिंदु है नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है। नैतिक विकास जन्मजात नहीं होता है। नैतिक विकास कैसे होता है? वातावरण से, परिवेश से होता है। वातावरण से, परिवेश में जो हम अंतःक्रिया करते हैं, उन्हीं के साथ हमारे संबंध जो होते हैं, उन्हीं के द्वारा नैतिक विकास होता है, ठीक है ना, कोहलबर्ग कह रहा है। उसके बाद अगला बिंदु देखिए, बच्चों में नैतिक विकास के लिए इन्हें, अगर बच्चों का हमें अच्छा नैतिक विकास करना, बच्चों का अच्छा नैतिक विकास करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि इनको नैतिक मुद्दों पर आधारित, नैतिक मुद्दों के ऊपर आधारित अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाओ, अच्छे अच्छे मुद्दों के ऊपर चर्चा करो जिनमें नैतिक मुद्दे हो, नैतिक मुद्दों के ऊपर आधारित ऐसी कहानियाँ। देखो, जैसे प्रेरक प्रसंग होते हैं हमारे स्कूलों में, प्रार्थना सभाओं में प्रेरक प्रसंग भी सुनाए जाते हैं, या कोई स्टोरी सुनाई जाती है। जैसे आपने कोई भी स्टोरी सुनाई, जैसे कि लालची कुत्ते वाले, ग्रेडी डॉग वाली, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ना, लास्ट में हम क्या बोलते हैं, इसका मोरल क्या निकला? तो भाई लालच करना बुरी बला है, यानी कि लालच नहीं करना चाहिए। यदि हम लालच करेंगे तो कुत्ते जैसी हालत हो जाएगी, जो भोजन था वही नदी में गिर गया, झरने में गिर गया। तो इस प्रकार की कहानियाँ बच्चों को सुनानी चाहिए जिनसे उनका नैतिक विकास हो, उनको नैतिक मूल्य उनमें डेवलप हो, नैतिक गुणों का विकास हो। समझ गए अब आप शायद, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसके सिद्धांत में दो प्रमुख तत्व या घटक है, दो प्रमुख तत्व, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, दो घटक है। अब वो दो घटक कौन कौन से हैं? कोहलबर्ग के सिद्धांत में घटक को, तत्व को, वेरी इंपॉर्टेंट है वो। अब वो घटक कौन कौन से? दो घटक आप देखिए, आपके स्क्रीन के सामने आ गए हैं। पहला घटक है नैतिक दुविधा, इंग्लिश में कहते हैं मोरल डिलीमा। देखो, मोरल डिलीमा लिखा हुआ भी आ सकता है, क्योंकि आजकल इंग्लिश के जो वर्ड है उनको लिखने का फैशन बन गया है, इसलिए ज़माने के साथ तो चलना पड़ेगा, याद तो करना ही पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। मोरल डिलीमा, नैतिक दुविधा। और आपको देखो यहाँ पर हिंदी के पर्यायवाची शब्द भी कई सारे ले लिए जाते हैं, इसलिए आप इंग्लिश वर्ड याद कर लीजिए, ठीक है ना। मोरल डिलीमा और नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग, ये दो प्रमुख घटक है इसी सिद्धांत में। अब आपको मैं समझा दूं नैतिक दुविधा होती क्या है। कोहलबर्ग के अनुसार, सुनना, उनके शब्दों में मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। नैतिक दुविधा क्या होती? कोहलबर्ग के अनुसार यदि बालक अच्छे और बुरे में, अच्छा बुरा यानी कि सही और गलत में, अच्छा बुरा यानी कि सही गलत में यदि वो अंतर नहीं कर पा रहा है या सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है, यदि बालक सही और गलत का निर्णय नहीं कर पा रहा है तो इस अवस्था को नैतिक दुविधा कहते हैं। समझ में आ गया ना? कन्फ्यूजन में पड़ गया, ये करूँ वो करूँ, ये निर्णय दूँ ये निर्णय दूँ, समझ में आ गया? इस प्रकार की दुविधा में आप भी कभी कभार पड़ जाते हो, जिसको हम कहते हैं मैं धर्म संकट में पड़ गया। कहते हो नहीं कहते हो? इस अवस्था में आप भी पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? धर्म संकट में, ये धर्म संकट वाली अवस्था नैतिक दुविधा है, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए नैतिक तर्कणा, यदि बालक सही और गलत का निर्णय अपने तर्क के आधार पर कर लेता है, सही और गलत का फैसला वो फटाक से कर लेता है, उसे कहते हैं नैतिक तर्कणा, मोरल रीजनिंग। सही और गलत या अच्छे और बुरे का फैसला वो कर लेता है, निर्णय कर लेता है, ठीक है, अपने तर्क के, अपने विवेक के आधार पर, तो उसे नैतिक तर्कणा कहते हैं। ये कोहलबर्ग के शब्दों में मैंने मेंशन किया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जीन, जो कोहलबर्ग है, जीन पैचे का नाम बार बार आ जाता है क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही फेमस है। नैतिक के विकास में जो कोहलबर्ग ने नैतिक तर्कणा को सबसे महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना, मोरल रीजनिंग को सबसे महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना। नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा में से सबसे महत्वपूर्ण किसको माना? नैतिक तर्कणा को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है, ठीक है ना। क्योंकि हम जो भी कोई कार्य करते हैं अगर सोच समझ करके तर्क के आधार पर करते हैं तो कार्य सही होता कि नहीं होता है, तो नैतिक तर्कणा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो दुविधा वाली स्थिति है, तो दुविधा का तो आजकल कोई इलाज है ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अब इनके सिद्धांत का हम वर्णन पढ़ते हैं, ठीक है ना। कितने, देखो कितने स्तर है? 3 लेवल है और 6 स्टेज है, याद रखेंगे। प्रत्येक एक लेवल में, प्रत्येक एक स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं,
ठीक है, मैं आपको पूरा कंप्लीटली विस्तार से समझाऊंगा, इसलिए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। निवेदन करता हूं, यदि आपको पूरा कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत समझना है, शायद आपने इस प्रकार की जो एक्सप्लेनेशन है आप पढ़ने के बाद खुद महसूस करोगे, किसी अन्य यूट्यूब चैनल के ऊपर आप देख लेना, इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा। गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कई सारी किताबों की स्टडी की है, NCERT, RBSC, जितनी भी अच्छी अच्छी गाइड्स है, अनुभव के आधार पर बहुत सारे विविध प्रति परीक्षा में पूछ चुके प्रश्न के आधार पर इस वीडियो का मैं निर्माण कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगी इसको बनाने में। अब देखिए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। इस सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार से, सबसे पहला जो लेवल है उसका नाम है, इंग्लिश में नाम याद कीजिए, मैं बार बार यही कहता हूँ, प्री कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज, ठीक है, पहला स्तर का नाम हो गया। अब इस स्तर के हिंदी नाम कौन कौन से हो सकते हैं, आपको परीक्षाओं में पूछ सकते हैं। पूर्व नैतिक स्तर, देखो प्री यानी पूर्व, कन्वेंशनल लेवल तो पूर्व नैतिक स्तर, देखो इसका हिंदी अर्थ तो पूर्व परंपरागत होता है, ठीक है ना। कन्वेंशनल का हिंदी अर्थ होता है पूर्व परंपरागत स्तर। क्या होता है? पूर्व परंपरागत स्तर। इसका अन्य नाम क्या होता है? पूर्व नैतिक स्तर, यानी कि नैतिकता से पहले का स्तर, यानी कि इस अवस्था में नैतिकता नहीं है। समझ में आ गया ना? देखो यही से हम पकड़ सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चों में नैतिकता नहीं है। इसे पूर्व रूढ़िवादी स्तर कहते हैं। जो रूढ़िवादी विचार होते हैं वो बच्चे में डेवलप नहीं है, उससे पहले की अवस्था है रूढ़िवादी से भी। समझ में आ गया? पूर्व अनुकूलन स्तर, यानी कि नैतिक विकास के साथ वो अनुकूलन नहीं कर पा रहा है, उससे पहले की अवस्था है। समझ में आ गया ना? पूर्व नैतिक स्तर है, पूर्व परंपरागत स्तर है, पूर्व रूढ़िवादी स्तर है, पूर्व अनुकूलन स्तर है। तो ये इसका इंग्लिश नाम के हिंदी अर्थ और पर्यायवाची शब्द आपके समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक मुद्दे की बात है कि इसका आयु सीमा या आयु काल कितना होता है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप क्या करिए कि देखो ये पहला, दूसरा और तीसरा वर्ष, 3 वर्ष तक तो बालक में किसी प्रकार के कोई नैतिक गुण होते ही नहीं हैं। न तो बालक नैतिक हो, नैतिक होता, नैतिकता से क्या होता? परे होता है। समझ में आ गया ना? अब उनमें जो नैतिक गुणों का विकास होता है पूर्व बाल्यावस्था से होना प्रारंभ हो जाता है। याद रखेंगे, पूर्व बाल्यावस्था से नैतिक गुणों का विकास प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। अब इसका जो अगर टोटल हम कार्यकाल देखें प्री कन्वेंशनल स्टेज का, तो 4 वर्ष से लगा करके 9 वर्ष तक। कहाँ से कहाँ तक? 4 वर्ष से लगा करके 9 वर्ष तक। अब आप काउंट कीजिए कितने वर्ष बन रहे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 साल बने कि ना बने? ठीक है, 6 साल बनेंगे। अब देखो ये काम आएंगे हमारे। अब 6 साल जो बने, अब इस स्तर में ये जो लेवल है इसमें कितनी अवस्थाएं? 2 उपावस्था है भाई, 2 और अवस्थाएं है ना इसके अंदर, 2 स्टेज है। अब 2 स्टेज में देखो, पहली स्टेज जो है 2 अवस्थाएं बताई इसके अंदर, उसका नाम है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। इसका हिंदी अर्थ मैं बता रहा हूँ, पनिशमेंट। पनिशमेंट का अर्थ क्या होता है? सजा, दंड। एंड और ओबीडियंस का अर्थ क्या होता है? आज्ञाकारिता या आज्ञा पालन या आज्ञाकारी होता कि नहीं होता है? ठीक है, दंड और आज्ञाकारिता, इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? आज्ञाकारिता स्टेज यानी अवस्था। समझ में आया कि नहीं आया? पहली अवस्था जो है दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था है, ठीक है। अब इसको थोड़ा नीचे लेते हैं। अब इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं अभी आपको यहाँ बताने वाला हूँ, ध्यानपूर्वक आप समझिए। दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था इसका, ठीक है ना, हिंदी नाम हो गया। अब देखिए हमारे पास 6 वर्ष है। कितने वर्ष है टोटल? पहले स्तर के 6 वर्ष है, तो 3 वर्ष इसको दो, क्योंकि 3 वर्ष का ये है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज। तो आप जैसे इनको 3 वर्ष दोगे तो चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि 4 वर्ष से लगा करके 6 वर्ष की जो अवधि है, 4 वर्ष से लगा करके 6 वर्ष का जो टाइम है, आयु सीमा है, वो किससे संबंधित होती है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज से। देखो 4 भी काउंट होंगे, 4, 5, 6, हमारे पास टोटल 6 वर्ष आए थे अभी। तो 3 वर्ष इनको दो, 3 वर्ष इनको मिलेंगे। समझ, ऐसा ही वर्गीय क्लासिफिकेशन है। तो 4, 5, 6 वर्ष, 4, 5, 6 वर्ष कौन सी अवस्था से संबंधित है? आपको पता चल गया, पूर्व बाल्यावस्था से।
सामान्य वर्गीकरण यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के हम अपने माइंड में ये चीज़ें बिठा पाएंगे। हाँ भाई, इस उम्र का बच्चा है तो उस उम्र ये गुण होते हैं, तो व्यवहारिक जीवन से जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर ये चीज़ें समझ में आएगी। जब तक आप व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ोगे तब तक हमें पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। शिक्षा मनोविज्ञान हमेशा मानव व्यवहार का अध्ययन ही करता, आपको पता है। व्यवहार का अध्ययन करता नहीं करता, तो आप व्यवहारिक जीवन से जोड़ के पढ़ो ना इसको, तभी जाकर के आपको समझ में आएगी, वरना तो ये आपके ऊपर से जाएगी, पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, फिल्म रामायण क्या है ये, ठीक है ना। तो 4, 5, 6 वर्ष हो गए। टेक्निकल चीज़ें समझो। पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित है, इसका हिंदी नाम देखिए दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था हो गया, या उन्मुक्ता भी कह सकते हैं, तो दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था हो गया। अब देखिए इसमें कौन कौन से नैतिक विकास होते हैं। यहाँ पर जो नैतिक विकास होता है, इस अवस्था का जो नैतिक विकास का जो आधार है, इसमें नैतिक विकास का आधार क्या माना गया, दंड माना गया, ठीक है ना। यहाँ पर बालक जो होता है 4, 5, 6 वर्ष का जो शिशु होता है, बालक होता है, वो कोई भी अगर कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, छोटा सा कार्य कर रहा है, तो वो किससे बचने के लिए कर रहा है, दंड से बचने के लिए कर रहा है। यानी कि उसके नैतिकता का आधार दंड है, सजा है। बच्चा यदि इस अवस्था में कोई कार्य नहीं करेगा तो उसको वो सोचता है मुझे डांट मिलेगी, मुझे फटकार मिलेगी, पापा मेरे थप्पड़ लगाएंगे, मुझे मारेंगे, मम्मी मुझे मार देगी, इस प्रकार का डर होता है, ठीक है। दंड सजा जरूरी नहीं है, सजा दंड में आप उसको मारो, डांटना, फटकारना ये भी हो सकता है, ठीक है ना। उसको उनकी प्रिय वस्तु ना देना, ये भी उसको एक प्रकार की सजा हो सकती है। समझ में आया ना, तो ये हो सकता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो देखिए बच्चा जो नैतिक व्यवहार कर रहा है, क्या वो अपने खुद अपनी सोच समझ के, या नैतिक जो व्यवहार है उसके ऊपर खुद का नियंत्रण है क्या, नहीं है। यहाँ पर जो नैतिक विकास जो है उसका जो आधार है वो बाह्य व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, बाहर के व्यक्तियों के डर से नैतिक जो है विकास किया जा रहा है। यहाँ पर नैतिक विकास जो है बाह्य कारकों से, हम कह सकते हैं बाह्य कारक जो है, जैसे कि हमारे मम्मी पापा, बड़े बुजुर्ग है ना, अध्यापक, उनसे संबंधित है ये। समझ में आया ना। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि 4 से लेकर के जो 6 वर्ष वाला बालक होता है, ये क्या करता है, पूर्व प्राथमिक यानी कि प्राथमिक विद्यालय में बालक प्रवेश कर जाता है, यानी कि उसके विद्यालय में एडमिशन हो जाता है 6 वर्ष के बालक का। तो प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल में जैसे आते हैं तो वो चुपचाप बैठ जाते हैं, वो डरते हैं कि मुझे अगर मैं कोई काम करूंगा, ये नहीं करूंगा तो मुझे डांट या फटकार मिलेगी। तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आज्ञा पालन, दंड, उन्मुखीकरण, व्यक्तिगत एवं विनिमय चरणों का अनुसरण करते हैं। ये बाहरी स्तर पर आधारित होता है, क्योंकि बाहरी व्यक्तियों के द्वारा ये जो है यहाँ पर नैतिकता निर्धारित होती है या नियंत्रित की जाती है, ये बाहरी व्यक्तियों पर आधारित होती है। समझ में आया ना। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और चीज़ है, यहाँ पर बालक का जो व्यवहार होता है वो स्व केंद्रित होता है। स्व केंद्रित जो अवस्था है ये हमारी सामान्य वर्गीकरण की कौन सी अवस्था से संबंधित है, पूर्व बाल्यावस्था से। स्व केंद्रित अवस्था किसे कहते हैं आपको पता है, ठीक है। स्व केंद्रित अवस्था वह है नैतिक अवस्था की, देखो नैतिक विकास की वह अवस्था है, या नैतिकता के संबंध में यदि बात करें तो बालक के जो सभी विचार होते हैं, बालक के सभी गुण होते हैं, बालक की जितनी भी क्रियाएं होती है वो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और इच्छाओं के चारों ओर केंद्रित होती है। बालक की जो भी आवश्यकताएं, इच्छाएं, उनके जो इच्छाएं होती है उनके चारों ओर केंद्रित होती है, ठीक है ना। बालक के लिए वही नैतिक होता है जो उसके स्व यानी खुद के या आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ होता है, इसे स्व केंद्रित अवस्था कहते हैं। और ये पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित होती है स्व केंद्रित अवस्था, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कंसेप्ट है। समझ में आया कि नहीं आया। ये पहली अवस्था। इसमें मुख्य बातें क्या याद रखनी, अगर कोई बच्चा, ठीक है ना, पानी की गिलास, ठीक है, उठा करके बाहर रखता है, नल के पास रखता है, ठीक है, एक बच्चा है 5 वर्ष का है, उदाहरण के रूप में आप समझिए, एक बच्चा है 5 वर्ष का है, वो पानी की, पापा ने कहा कि बेटा इसको वहाँ रख, तो उसने उठा करके वहाँ रख दी। तो बच्चे ने यहाँ पर जो कार्य किया है वो किससे बचने के लिए किया, दंड से। अगर मैं नहीं रखूँगा तो मुझे दंड मिलेगा, क्योंकि बच्चा यहाँ पर ज़्यादा बातें जानता नहीं है, ठीक है, दंड से बचने के लिए। तो पनिशमेंट, तो नाम इसका यही पनिशमेंट एंड ओबीडियंस स्टेज,
दंड और आज्ञाकारिता अवस्था है। पहली अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था से संबंधित होती है। समझ में आ गया। ये पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद हम सेकंड के ऊपर पहुंचते हैं। इसका इंग्लिश नाम है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज। इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज। अब इसके हिंदी नाम देखना, बहुत सारे हिंदी नाम आएंगे, इतने हिंदी नाम आएंगे आप चक्कर में पड़ जाओगे। इस चक्कर से निकलने के लिए आपको एक ही उपाय है, इंग्लिश नाम याद कर लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज। अब देखिए सबसे पहले इसकी आयु काल देखते हैं, क्योंकि आयु काल हमें पता होने पर उससे संबंधित हम जो है जानकारी अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसका जो हमने 4 से 6 वर्ष तो इसमें देख लिया। अब हमारे पास देखो 9 वर्ष तक का टाइम है टोटल, तो 7वां वर्ष, 8वां वर्ष और 9वां वर्ष इसमें आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि 7 वर्ष के बालक जो होते हैं, 7 वर्ष से लगा करके 9 वर्ष के बालक किस में आएंगे, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज में। 3 वर्ष इसको दे दिए, 3 वर्ष इसको मिल गया, 3 वर्ष इसको मिल गया, 3 + 3 यानी कि 6 वर्ष टोटल हुए कि ना हुए, हो गए। ये जो अवस्था है, ये इनको हम क्लासिफिकेशन के अनुसार देखना चाहते हैं, तो इसको आप मध्य बाल्य अवस्था में भी ले सकते हैं, ठीक है ना, या मध्य बाल्य अवस्था, ठीक है, ले सकते हैं, क्योंकि बाल्य अवस्था के बीच में आ रही है। उसके बाद ये कि ये जो अवस्था होती है, इंस्ट्रूमेंटल का अर्थ होता है साधन, रिलेटिविस्ट यानी कि उनसे संबंधित है, यानी कि साधनों से संबंधित है, साधनात्मक अवस्था, साधनों की आदान प्रदान की अवस्था, ठीक है ना, साधनात्मक अवस्था। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो साधनात्मक, इन सभी के हिंदी अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। साधनात्मक का अर्थ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल के, तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा, ठीक है ना, मैंने तुमको कल ये चीज़ पेंसिल दी थी, आज तू मुझे पेंसिल दे, यानी कि साधनों का आदान प्रदान करना, साधनों के ऊपर आधारित, वस्तुओं के ऊपर अदला बदली पर आधारित। समझ में आया ना। और देखिए इसका क्या नाम है, इंस्ट्रूमेंटल को यंत्र कहते हैं, यंत्रीय अवस्था भी कह सकते हैं, यंत्रीय अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। साधनात्मक अवस्था, यंत्रीय अवस्था दूसरा नाम हो गया। तीसरा इसका एक नाम वो है परिपोषिक अवस्था, परिपोषिक, ठीक है, परिपोषिक अवस्था भी इसे कहा जा सकता है, ठीक है। इसे पुरुषकार की अवस्था भी कहा जा सकता है, ठीक है, समझ में आ गया, पुरुषकार की अवस्था भी कहा जा सकता है। इस अवस्था में जो बालक होता है वो क्या होता है, स्वार्थी होता है, केवल अपने स्वार्थ के आधार पर ही वो नैतिक व्यवहार करता है। जब उसको फ़ायदा होगा ना, फ़ायदा, स्वार्थ का मतलब उसके लाभ की बात होगी, उनके खुद निजी स्वार्थ की बात होगी, तभी वो नैतिक कोई भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नैतिकता का जो आधार है, नैतिकता का आधार क्या है, बालक की अपनी खुद की इच्छा पूर्ति, स्वार्थी, ठीक है ना, ये स्वार्थी अवस्था हो गई है। समझ में आ गया ना। स्वार्थी अवस्था कैसे है कि बालक वही काम करेगा जो उसके लिए लाभदायक है, उसके लिए हितकारी है। समझ में आ गया ना, स्वार्थी अवस्था है। ये अहंकार की अवस्था है। इसके देखो और सुनना, ये अहंकार की अवस्था है, ठीक है, अहंकार की। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेज ऑफ ईगो। क्या कह सकते हैं, स्टेज ऑफ ईगो, ठीक है ना, सिगमंड फ्राइड के अनुसार। समझ में आ गया। स्टेज ऑफ ईगो अहंकार की अवस्था है। ईगो होता है, मैं की भावना होती है, ठीक है ना। ये जो है अहम केंद्रित अवस्था भी है। इसका अहम केंद्रित अवस्था, अहम केंद्रित अवस्था कौन सी अवस्था है, अहम केंद्रित अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। समझ में आया ना, स्व केंद्रित नहीं, अहम केंद्रित अवस्था है। इसे लेन देन की अवस्था भी कहा जाता है। मैंने पहले उदाहरण दिया, तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा, तो ये अवस्था कौन सी है, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज है। समझ में आ गया ना। पहले स्तर की दूसरी अवस्था है, कोहलबर्ग के अनुसार जो पहला स्तर है नैतिक विकास का, ठीक है ना, पूर्व परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है, ठीक है ना। तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाऊंगा। कल तेरे को मैंने खाना खिलाया था, आज तू मुझे खाना खिला,
ठीक है ना, यही है। तो लेन देन की अवस्था इसे ही कहा जाता है। समझ में आया ना, जहाँ लेन देन की बात हो रही हो, आदान प्रदान की बात हो रही हो, जहाँ वस्तु विनिमय की बात हो रही हो, जहाँ पर किसी वस्तु को लेकर के, किसी साधन को लेकर के आदान प्रदान की यदि बच्चे बात कर रहे हैं और वो लगभग 7, 8, 9 वर्ष के बच्चे हैं, तो वहाँ पर ये सेकंड स्टेज होगी, याद रखेंगे। लेवल कौन सा होगा? फर्स्ट लेवल होगा। अगर स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज होगी। ओके ना, इसी प्रकार से टेक्निकल वे से समझना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, ये जो अवस्था होती है आदान प्रदान की अवस्था हो गई, ठीक है। यहाँ पर बच्चा जो होता है स्वयं की आवश्यकताओं को और दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करता है, ठीक है ना। बच्चा यहाँ पर खुद की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है और दूसरों की आवश्यकता को भी पूरा कर रहा है। कैसे? तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी खुजलूँगा। तो अपनी बच्चा खुद की आवश्यकता भी पूरी कर रहा है और उस अन्य बच्चे की आवश्यकता भी पूरी कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। मैं तेरे को पेन देता हूँ, तुम मुझे पेंसिल दे दो, वस्तु आदान प्रदान। समझ में आया ना। तो खुद की आवश्यकता भी पूरी हो रही है और अन्य अपना साथी उसकी आवश्यकता भी पूरी हो रही है। तुम मुझे कॉपी दो, मैं तुम्हें जो है वो हिंदी की बुक देता हूँ, या तुम्हें मैं कोई पासबुक देता हूँ, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की जो ज़रूरतें होती है बच्चा यदि पूरी करता है इस अवस्था में, तो ये कौन सी हो गई? लेवल तो फर्स्ट हो जाएगा, अवस्था सेकंड हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये जो अवस्था है ये आत्मरुचि तथा प्रतिफल की अवस्था है। आत्मरुचि, प्रतिफल की अवस्था भी इसे कहते हैं, आत्मरुचि, ठीक है। अपने कार्यों में रुचि रखना, ठीक है। प्रतिफल, उसका आउटकम्स लेना, प्रतिफल का आउटकम्स लेना, उसकी अवस्था भी इसे कहा जा सकता है। यहाँ पर जो नैतिक व्यवहार होता है बालक का, उस नैतिक व्यवहार में थोड़ी सी अहंकार की भावना होती है। अहंकार की भावना कहाँ होती है? सेकंड स्टेज में। कौन सी स्टेज में? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट स्टेज में होती। अहंकार की भावना होती, बालक को थोड़ा अहंकार होता है। आपने देखा होगा 8, 9 वर्ष के बालक को किसी चीज़ को लेकर अहंकार होता है, ये मेरे पास है, तेरे पास नहीं है, मैं वहाँ से लाया। इस प्रकार का अहंकार होता कि नहीं होता है? अहंकार की अवस्था है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जो बालक होता है इस अवस्था वाला 7, 8, 9 वर्ष वाला बालक देखा होगा, किसी चीज़ को लेकर के जिद्दी होता कि नहीं होता है? आपके भी अगर कोई बच्चे हैं, आप घुमाने ले जाओ 7, 8 वर्ष वाले बच्चे को, तो वो जब मार्केट में जाएगा, कहीं वो खिलौने की दुकान देखेगा, तो वहाँ पर किसी खिलौना लेने के लिए आपसे जिद करेगा। जिद, आपकी बात नहीं मानेगा, चाहे आपके जेब में पैसे हो या ना हो। 300 रुपये वाली गाड़ी लेनी है तो लेनी है, रिमोट वाली गाड़ी लेनी है तो लेनी है। जिद्दी होता है वो, ये नहीं सोचता, क्योंकि स्वार्थी, मैंने पहले बोल दिया ना, स्वार्थी है बच्चा, अपना खुद का हित साधता है दूसरों, ठीक है ना। स्वार्थी है, ये स्वार्थी अवस्था भी है। तो बच्चा जिद्दी होता है, ये जिद्दी अवस्था भी है। समझ गए ना। उसके बाद देखिए, पुरस्कार या कोई इनाम वस्तु पाने की इच्छा से नियम को मानता है। यदि बच्चे को यहाँ पर कोई आप इनाम दो, पुरस्कार दो, क्योंकि ये पुरस्कार की अवस्था है, पारितोषिक अवस्था है। पारितोषिक का मतलब इनाम है, पुरस्कार का अर्थ इनाम ही होता है। तो यदि बच्चे को आप क्या दो, कोई पुरस्कार दो, इनाम दो, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा? जल्दी ही जो आपके जो नियम है, कानून है, उसे मान जाएगा और वो करेगा, काम करेगा। तो अगर यदि हमें नैतिक विकास करना है इस अवस्था में, तो बच्चों को जो हम कार्य करवाते हैं, नैतिक विकास जो भी हम डेवलप करना चाहते हैं, उनसे संबंधित उनको अच्छी बातें बतानी चाहिए। उनको वो कार्य करने पर उन्हें शाबाशी, धन्यवाद, कोई इनाम देना चाहिए। वो इनाम वस्तु के रूप में भी हो सकता है और शब्दों के रूप में भी हो सकता है। समझ में आया ना? दे सकते हैं। ये जो अवस्था है इसे एक नैमित्तिक अवस्था भी, या नैमित्तिक, नैमित्तिक का नाम सुनते आपको सही स्किनर याद आ जाता होगा ना। नैमित्तिक अवस्था है वही। देखो, नैमित्तिक का मतलब साधनों के आदान प्रदान से संबंधित, इसलिए नैमित्तिक अवस्था भी कहा जाता है। बालक अपनी रुचि को यहाँ पर ज़्यादा महत्व देता है, ठीक है ना। सेकंड स्टेज में बालक अपनी रुचि को, मैंने पहले बता दिया, आत्मरुचि, ठीक है ना। जहाँ रुचि की बात आ जाए, सेकंड स्टेज है, ठीक है। रुचि के अनुसार कार्य करना चाहता है। यहाँ पर देखो और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इस अवस्था में। व्यक्तिवाद का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? व्यक्तिवाद का गुण पाया जाता है। यहाँ पर उपकरणवाद का गुण होता है नैतिक विकास में। उपकरणवाद, वस्तु के आदान प्रदान से। यहाँ पर
वस्तु विनिमय का गुण होता है, वस्तु विनिमय का, साधनों के विनिमय का गुण पाया जाता है। समझ में आ गया ना? ये जो अवस्था है हित, अपना हित साधने वाली अवस्था है, अपना हित साधने वाली, अपना हित साधने वाली अवस्था है, साधने वाली अवस्था, अपना हित, अपनी भलाई करने वाली अवस्था है, मेरी इच्छा पूरी कर हो जाए, ठीक है, इस प्रकार, क्योंकि बच्चा स्वार्थी होता है। ये जो अवस्था है बराबरी का लेन देन करने वाली अवस्था है, बराबरी का लेन देन करने वाली अवस्था है। समझ में आया ना? तुम मुझे पेन दो, मैं तुम्हें पेंसिल देता हूँ, ये बराबरी का लेन देन हो रहा कि नहीं हो रहा है? तुम मुझे ये जेसीबी वाला खिलौना दो, मैं तुम्हें कार वाला खिलौना देता हूँ खेलने के लिए आपस में। ऐसे बच्चे करते कि नहीं करते हैं? इस प्रकार का बराबरी के लेन देन की अवस्था है, ठीक है। यहाँ पर बच्चे ये सोचते हैं मतलब कि हम दूसरों की इच्छा पूरी करें तो वो भी हमारी इच्छा पूरी करे। अगर मैं तुम्हें खिलौना दूं तो तुम भी मुझे खिलौना दो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ, तुम्हें इस खिलौने से खेलना है तो तुम्हारी ये इच्छा है, तो मुझे भी तेरी इस जेसीबी से खेलना है, खिलौना वाली जो जेसीबी है। हम एक दूसरे की इच्छा पूरी करें, यानी कि एक दूसरे की इच्छा पूरी करने वाली अवस्था है, अदला बदली की अवस्था है। समझ में आ गया? ये पूरी सेकंड स्टेज थी लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। उसके बाद देखिए ये पूरी समाप्त हो गई, उदाहरण मैंने बहुत सारे दे दिया आपको। अब हम पढ़ते हैं दूसरे लेवल पर। कौन से लेवल पर? दूसरे लेवल पर। दूसरे लेवल का नाम है, वो तो प्री कन्वेंशनल लेवल था फर्स्ट, ये है कन्वेंशनल लेवल, इंग्लिश नाम याद कर लीजिए, कन्वेंशनल लेवल है। इसके हिंदी नाम क्या देखो, परंपरागत स्तर है, रूढ़िगत स्तर, रूढ़गत नहीं रूढ़िगत नैतिकता स्तर है, नैतिक स्तर कह सकते हैं, अनुकूलन स्तर भी कह सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश नाम एक ही है, कन्वेंशनल स्टेज है। अब इसकी आयु सीमा है 10 से 15 वर्ष है, 10 से 15 वर्ष। इनको भी काउंट करो, ये टोटल कितने वर्ष हो रहे हैं? 6 वर्ष हो रहे कि नहीं हो रहे? 10 से 11 12 13 14 15, 6 वर्ष हुए। तो अब यहाँ पर जो 6 वर्ष बने, इन 6 वर्ष का क्लासिफिकेशन भी हम 3-3 वर्षों में करेंगे, ठीक, क्योंकि 2 अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो एक तीसरी अवस्था, इसकी पहले दूसरे स्तर की पहली अवस्था, और अगर हमारी काउंटिंग में देखें तो तीसरी स्टेज होगी, क्योंकि पहली और दूसरी स्टेज हम फर्स्ट लेवल में पढ़ चुके हैं। तो 3-3 वर्ष का यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन कर देंगे। 3 वर्ष यहाँ पर तीसरी अवस्था को दे देंगे, 3 वर्ष चौथी अवस्था को दे देंगे, ठीक है। अब इस स्टेज की जो ये कन्वेंशनल स्टेज है, इसकी सामान्य विशेषताएं, कॉमन विशेषताएं क्या है कि यहाँ पर जो बालक होता, देखो यहाँ इस व्यवस्था में जो बच्चा या बालक होता है, पूर्व आधारित सोच में चीज़ों को देखता है, पूर्व आधारित, उसके पास जो भी पूर्व में विचार है, ठीक है ना, जो उन्होंने पूर्व परंपरागत अवस्था में जो भी उन्होंने अनुभव लिए नैतिक विकास या नैतिक गुणों से संबंधित, उनके आधार पर वो क्या करता है, आगे की अपनी सोच बनाता है, आगे के अपने नैतिक गुणों को विकसित करता है। बच्चों का व्यवहार, यहाँ पर देखिए बच्चों का इस पूरी, हम इसकी जो है एक कॉमन विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो बच्चों का व्यवहार होता है, कौन सा? नैतिक व्यवहार। माता पिता, सुनना वेरी इंपॉर्टेंट है, माता पिता बड़ों जैसा होता है, बड़ों जैसा होता है। समझ में आया ना? जैसे माता पिता रह रहे होंगे, जिस प्रकार से उनके माता पिता रह रहे होंगे, वैसे ही गुण उनके बच्चों में भी होंगे। यहाँ पर जैसे माता पिता होते हैं, वैसे ही गुण उनके बच्चों में उत्पन्न होते हैं। अब कैसे? अब आपको मैं बताऊं। इसकी आयु सीमा देखो, 10 से 15 वर्ष है कि नहीं है? 10 से 15 वर्ष में जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है, अरे भाई 10 से 15 वर्ष में तो पूर्व किशोरता तक भी चला जाता है, ठीक है। तो 10 से 11 12 पूर्व, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता। और बच्चों के बिगड़ने सुधरने की अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था ही है कि नहीं है, ठीक है। 12-13 वर्ष तक मान लीजिए पूर्व किशोरावस्था और बाल्यावस्था ही, ये एक ऐसी उम्र है जो बच्चों के बिगड़ने सुधरने की अवस्था है। तो जिस प्रकार के माता पिता होंगे, जिस प्रकार से उसका फ्रेंड्स सर्कल होगा, जिस प्रकार से उसके परिवार में बड़े व्यक्ति व्यवहार कर रहे होंगे, उन्हीं के अनुसार वो बालक बनेगा कि नहीं बनेगा। जिस समाज में रह रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग वो व्यवहार करेगा कि नहीं करेगा। समझ में आया ना? तो उनका जो नैतिक व्यवहार यहाँ पर होता है, वो अपने परिवार के सदस्यों के जैसा होता है, उनके माता पिता के जैसा होता है, उनके बड़ों के जैसा होता है, उनके समाज के जैसा होता है। समझ में आ गया? यहाँ पर जो बच्चा होता है, समाज में पूर्व निर्धारित नियम है, बच्चा उनका अनुसरण करता है।
परंपरागत स्तर को, नाम ही परंपरागत, रूढ़िवादी स्तर। रूढ़िवादी का अर्थ क्या है? जो हमारे समाज के नैतिकता से संबंधित नियम चले आ रहे हैं, जो भी समाज के नैतिकता से संबंधित नियम है, बच्चा उन समाज में जो पूर्व स्थापित नियम है उन्हीं के अनुसार क्या करेगा? नैतिक व्यवहार करेगा। समझ में आ गया ना? रूढ़िगत नैतिकता का अर्थ यही है। रूढ़िगत यानी कि जो रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, जैसे मृत्यु भोज, ठीक है, बाल विवाह, इस प्रकार की ये जो अवधारणाएं चली आ रही है, बच्चा इनका हंसी खुशी के साथ इंजॉय करेगा। ठीक है ना? मृत्यु भोज का इंजॉय करेगा। बच्चे को ये नहीं पता है कि कोई व्यक्ति मर गया है और मरने के बाद वो परिवार का एक सदस्य कम हो गया है और इनको मृत्यु भोज करें तो कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, परिवार गरीब है अमीर है, उससे मतलब नहीं। बच्चा केवल मृत्यु भोज में जो है, जो भी भोजन बना उसको जीवने का आनंद लेगा है। आज तो वहाँ जीवने जाना है, इस प्रकार का आनंद लेते हुए देखा होगा बच्चों में। ठीक है ना? वो इस प्रकार की ये तर्क वितर्क नहीं कर पाता है। ठीक है ना? तो समाज के जो स्थापित नियम है उनका क्या करता है? यहाँ पर वो अनुसरण करता थी, कॉमन विशेषता थी। अब इनकी दो भाग जो है, दो उप अवस्थाएं, वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, पहली उप अवस्था का नाम आप इंग्लिश में देखिए, मैंने लिखा हुआ नाइस बॉय नाइस गर्ल स्टेज। नाइस बॉय नाइस गर्ल स्टेज, ये दूसरे लेवल की फर्स्ट स्टेज है। ठीक है, अच्छा लड़का, इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, नाइस बॉय नाइस गर्ल, या नाइस बॉय गर्ल स्टेज भी कह सकते हैं। गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कह सकते हैं। समझ में आ गया ना? गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कह सकते हैं। अब इसकी सबसे पहले आयु सीमा का निर्धारण कर दो, नैतिक विकास की विशेषता अपने आप बता दोगे। हमने अभी क्या पढ़ा था? 10 वर्ष से लगा करके 15 वर्ष दूसरे जो लेवल है उसकी आयु सीमा है। तो 3 वर्ष इसको दो आप, 10 वर्ष, 11 वर्ष, 12 वर्ष, यानी कि नाइस बॉय नाइस गर्ल वाली जो स्टेज है वो 10 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष है। ठीक है, अब आप इनको सामान्य वर्गीकरण से जोड़ो। 10 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष की जो अवस्था है ये किससे संबंधित है? उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है ना? अभी बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। उत्तर बाल्यावस्था वाले जो बालक होते हैं उनका नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, हम इसके बारे में अब पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर इसका नाम ही क्या है? नाइस बॉय नाइस गर्ल। यहाँ पर इस अवस्था में जो बच्चा कोई भी कार्य करता है हम कहते हैं बेटा शाबाश, वाह क्या काम किया है। ठीक है, और इस अवस्था में जैसे 9, 10, 11 वर्ष के बच्चों से अगर आपको कोई भी कार्य करवाना है तो उसका एक तरीका मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका है, और आप उसकी नैतिकता को जांच सकते हैं बच्चे में कितने नैतिक गुण है। एक्सपेरिमेंट है। जैसे 10 वर्ष का बालक है, ठीक है ना, आप अपने बाहर बैठे हैं, क्या बैठे हैं? अपने घर के बाहर जो चबूतरा होता है वहाँ बैठे हैं। ये बच्चे किधर उधर से जैसे किसी भी दिशा से खेल के आ रहे हैं। इनमें एक 10 वर्ष का बालक है जिसका नाम है राम, श्री राम है। कौन है ये? श्री राम है। अगर इसे आपको कोई काम करवाना है तो आप 2 बच्चे, एक को डांटना है और एक को डांट दिया, जिसको आप डांटोगे वो तो काम करेगा नहीं, भाग जाएगा। एक बच्चा उसको आपको प्यार से कहना, देखो नाइस बॉय नाइस गर्ल का बता रहा हूँ, वाह यार श्री राम तू तो कितना अच्छा है यार, बहुत अच्छा काम करता है यार। उसकी थोड़ी बड़ाई करो, प्रशंसा करो, उसको अच्छा कहो, वाह श्री राम क्या यार तू तो बहुत अच्छा है यार, तू तो हर काम बहुत अच्छे से करता है यार, तो कल भी वो काम करा था, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लगा, शाबाश यार तो बहुत अच्छा काम सीख रहा है। ठीक है ना? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत शाबाश शाबाश, एकदम बार उसके पीठ खुल तपाई और उसको कहेंगे जा यार बेटा वो दुकान है अपने वहाँ ना, तो बस स्टैंड पर वहाँ यार जाए, थोड़ी सी टेबलेट ले यार, मेरा सिर दर्द हो रहा है। तो बच्चा आपको मना नहीं करेगा, चला जाएगा, टेबलेट ला करके आपको दे देगा, जा बेटा यार मुझे पानी पिला दे। तो यदि आप उसकी बड़ाई करोगे, प्रशंसा करोगे, तो बच्चा क्या करेगा? आपका काम अवश्य करेगा। यहाँ पर जो बच्चा होता है प्रशंसा प्राप्ति की इच्छा रखता है, मुझे अच्छा कहे, मुझे अच्छी लड़की कहे, मुझे अच्छा लड़का कहे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की कहना प्रशंसा प्राप्ति है कि नहीं है उनको, उनके लिए? तो आप समझ गए होंगे 10 वर्ष से लगा करके 12 वर्ष की अवस्था। ठीक है, और कैसे जो है बच्चे यहाँ पर अपना नैतिक व्यवहार दर्शाते हैं और उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित है। यहाँ पर बच्चा ऐसा व्यवहार करे जिससे दूसरे भी प्रसन्न हो। यहाँ पर देखो बच्चा
यहाँ पर ऐसा व्यवहार करता है या उससे हम ऐसी आशा रखते हैं कि बच्चा अच्छा कार्य करे और दूसरे भी उनके कार्य से क्या हो, प्रसन्न हो। परिवार के या दूसरे सदस्य है जो उनके कार्य से क्या हो, प्रसन्न हो। ठीक है, अर्थात दूसरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाला व्यवहार करता है। यहाँ पर बालक जो कोई भी काम करता है दूसरे उनके व्यवहार से, उनके कार्य से प्रसन्न हो, ऐसा व्यवहार बालक करता है। जैसे अगर हम बात करें तो माता पिता की नज़र में जो बालक होता है एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश करता है। माता पिता की नज़र में, बड़े बुजुर्ग की नज़र में जो एक बालिका या बालक दोनों ही अच्छा बनने की प्रशंसा कर या अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अगर इनके उदाहरण, मैंने आपको भी एक उदाहरण दिया था वो, ठीक है, इस प्रकार का उदाहरण यह बन सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार के अन्य प्रश्न जो और भी ऐसे संबंधित हो आगे मैं लेकर के आऊँगा। अब अगली अवस्था है चौथी अवस्था, जिसका नाम है लॉ। लॉ यानी कानून। ठीक है, कानून। ऑर्डर, ऑर्डर का अर्थ क्या होता है, ऑर्डर यानी आदेश। कानून और आदेश, ऑर्डर को यहाँ पर व्यवस्था भी कहा गया। क्या कहा गया, व्यवस्था। कानून और व्यवस्था की अवस्था है। ठीक है, अब कानून और व्यवस्था को हमारे भारतीय संविधान वाले नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर सामाजिक है। कौन से हैं, सामाजिक कानून और सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। सामाजिक कानून और व्यवस्था, देखो। ठीक है ना, अब इसका एक हिंदी नाम बनेगा, बहुत अच्छा नाम बनेगा। इंग्लिश नाम याद कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेज, इसका हिंदी नाम ये है सामाजिक व्यवस्था अवस्था। सामाजिक व्यवस्था अवस्था, सामाजिक व्यवस्था अवस्था। अब इसका कार्यकाल देखिए, आयु सीमा देखिए। ठीक है, 12 वर्ष तक तो हमने वहाँ तक तीसरी अवस्था में, ठीक है, पढ़ लिया। अब हमारे पास टोटल 6 वर्ष और 15 वर्ष लास्ट एक नहीं है, तो 13, 14, 15 वर्ष के जो बालक होते, 13, 14, 15, 16 वर्ष तक मान लिया। बहुत सारी किताबों में तो यहाँ 13 या 14 वर्ष तक ही बता रखा है, परंतु जो व्यवस्थित और सही वर्गीकरण है 13, 14, 15 वर्ष वाला ही है। इस अवस्था का जो बालक होता है वो कौन सी स्टेज में होता है, पूर्व किशोरावस्था वाला बालक होता नहीं होता है। पूर्व किशोरावस्था वाले बालकों को आपने देखा होगा, यानी कि 13, 14, 15 वर्ष के बालकों को आपने देखा होगा कि समाज में, देखो एक उदाहरण देखिए, समाज में कोई भी कार्यक्रम होता है, जैसे कि शादी ब्याह है, कोई रसोई है, ठीक है, कोई के जड़ूले की रसोई भी हो सकती है, किसी के जैसे मृत्यु भोज हो गया हो, माने कुछ भी कार्यक्रम है, सामाजिक कार्यक्रम है या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, किसी भी प्रकार का समाज से संबंधित कार्यक्रम है, तो इस अवस्था वाले जो बच्चे होते हैं व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं नहीं करते हैं। ठीक है ना, व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं। ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं, वो ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस अवस्था वाले जो बालक होते हैं, देखो सामाजिक व्यवस्था अवस्था नाम ही है, सामाजिक व्यवस्था बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। समझ में आएगा ना। इसीलिए इन्हें देखो, इसका अन्य नाम क्या, देखो लो, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था अवस्था भी कहते हैं। लो यानी कानून, ठीक है, कानून तथा सामाजिक व्यवस्था अवस्था। समझ में आ गया। बालक ऐसा व्यवहार करता है जो समाज व राष्ट्र के नियम, कानून और व्यवस्थाओं के अनुरूप है। यहाँ पर बालक ऐसा व्यवहार करता है जो हमारे समाज के कानून हैं, समाज के कानून हैं, हमारे देश के कानून हैं, हमारी जो संस्कृति के कानून है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग बच्चा क्या करता है, यहाँ पर कार्य करता है। इसीलिए सामाजिक व्यवस्था अवस्था या कानून तथा सामाजिक व्यवस्था अवस्था कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर जो किशोर होता है वो स्वयं ही, देखो यहाँ पर खुद ही आगे आकर के सामाजिक कार्य करता है, स्वयं ही बढ़ चढ़ करके वो अपना कार्य करता है। समझ में आ गया। ये जो अवस्था, इसका एक अन्य नाम और है, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था अवस्था भी कहा जा सकता है। इसे प्राधिकरण और, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था अवस्था भी कहा जा सकता है। ठीक है, बालक स्वयं, देखो इसकी विशेषता, देखो बालक यदि स्वयं ही आगे बढ़ करके कोई काम कर रहा है तो सामाजिक व्यवस्था अवस्था है, ध्यान रखना। चौथी अवस्था है, कौन सी अवस्था है, चौथी अवस्था।
और ये बालक यहाँ पर कौन सी स्टेज में होगा? पूर्व किशोरावस्था वाला 13, 14, 15 वर्ष वाला जो बालक है। देखो कहीं कार्यक्रम है स्कूल में, जैसे कि हमें वार्षिकोत्सव का आयोजन करना है, तो वहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं वो स्वयं ही टेबल जो स्टूल है उनको व्यवस्थित लगाने में, ठीक है, जुटे हुए हैं। कोई बच्चे मेहमानों को पानी पिला रहे हैं, कोई बच्चे दरियों को समेट रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बच्चे अपनी स्वयं की प्रेरणा से बिना कहे भी कार्य कर रहे हैं। उनको पता है कि ये सामाजिक जो मेहमान आए हैं उनको पानी पिलाना एक सामाजिक नियम है, ठीक है ना, हमारा एक दायित्व है। समझ में आ गया? यहाँ पर बच्चे स्वयं आगे आकर के कार्य करना चाहता है, तो कौन सी अवस्था है? सामाजिक व्यवस्था बनाने वाली अवस्था है कोहलबर्ग के अनुसार, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद देखिए थर्ड लेवल है। थर्ड लेवल का नाम है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये देखो पश्च परंपरागत, वो तो परंपरागत जो नियम, देखो दूसरी अवस्था कौन सी थी? परंपरागत, जो समाज के नियम है, हमारे देश राष्ट्र के, ठीक है, परिवार से संबंधित के जो नियम है, नैतिक विकास को लेकर के, नैतिकता से संबंधित, उनके अकॉर्डिंग कार्य करेगा। उनमें बालक कोई अपना नया नहीं जोड़ेगा, ध्यान रखना। जबकि पश्च परंपरागत स्तर जो आपके पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्च परंपरागत स्तर, ठीक है, इसके हिंदी नाम देख लेते हैं। पश्च परंपरागत स्तर हो गया, उत्तर परंपरागत स्तर भी कह सकते हैं, उत्तर रूढ़िगत स्तर भी कह सकते हैं, उत्तर रूढ़िवादी स्तर कह सकते हैं, उत्तर अनुकूलन स्तर कह सकते हैं। इसकी जो आयु है 16 वर्ष से ऊपर वयस्कावस्था तक या परिपक्व अवस्था तक होती है, 16 वर्ष से ऊपर, ठीक है ना, समझ में आ गया। इस अवस्था में जो बच्चों का नैतिक व्यवहार होता है, इस अवस्था में बच्चों का जो नैतिक व्यवहार होता है वो संपूर्ण रूप से जो होता विकसित हो जाता है। लगभग इस अवस्था की अगर पूरी की बात करें तो यहाँ पर हम जनरल इसकी जो है एक यूनिवर्सल हम बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल रूप में यहाँ पर बच्चे का जो नैतिक विकास होता है पूरा हो जाता है लगभग। और नैतिक जो उनका जो व्यवहार होता है बच्चे का या व्यक्ति का, ठीक है, किशोर का जो नैतिक व्यवहार होता है वो नैतिक व्यवहार उनके स्वयं के द्वारा नियंत्रित होता है, स्वयं के द्वारा नियंत्रित होता है। ध्यान रखना, स्वयं के द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पर अगर कोई बच्चा बुरा कार्य करता है, अच्छा कार्य करता है, तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। समझ में आया ना? इसका अर्थ ये हुआ बच्चे ने कोई भी समाज से हट करके कोई भी काम कर दिया तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। उसको समाज के विपरीत अगर कोई कार्य कर दिया तो उसको सजा मिलती है, दंड मिलता है का, ठीक है ना, समझ में आ गया ना? इस प्रकार से। उसके बाद देखिए यह नैतिकता का उच्च स्तर है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल नैतिकता का उच्च स्तर है कि नहीं है? सबसे निम्न स्तर फर्स्ट वाला है कि नहीं है? प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो ये नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। समझ में आ गया? नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। कोहलबर्ग ने बताया कि बालक जैसे जैसे परिपक्व होता है, कौन बता रहा है? कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने बताया कि बालक जैसे जैसे परिपक्व होता है वैसे वैसे नैतिकता का स्तर बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे बालक परिपक्व होता है वैसे वैसे नैतिकता का स्तर जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, ऐसा कोहलबर्ग ने कहा। उसके स्टेटमेंट को मैंने यहाँ पर, ठीक है, मेंशन किया, उल्लेखित किया है। उसके बाद देखिए अगला बिंदु इनका कॉमन विशेषता पढ़ रहे हैं। बालक नैतिकता स्वयं ही अपने मूल्यों, धारणाओं तथा मान्यताओं के आधार पर बना लेता है। बालक जो अपनी नैतिकता है वो क्या करता है? स्वयं ही अपने मूल्यों, धारणाओं तथा मान्यताओं के आधार पर अपनी खुद की एक नैतिकता बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर जो बालक होता है, बालक समाज की परंपराओं से ऊपर उठकर कार्य करना चाहता है। देखो बालक जो होता है समाज की जो परंपराएं हैं, रूढ़िगत परंपराएं हैं, उनसे ऊपर उठ करके कोई स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। उनसे बालक ऊपर उठ करके स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहता है। समझ में आ गया? जैसे मृत्यु भोज। क्या है? मृत्यु भोज एक सामाजिक कुरीति है, लेकिन एक रूढ़िवादी परंपरा है जो न जाने कितने वर्षों से चली आ रही है। तो बालक ये सोचता है कि जो मृत्यु भोज, अब देखो अब बालक ये समझने लग गया कि मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है, आवश्यक सामाजिक बुराई है ये, ठीक है ना। इसको हमें छोड़ देना चाहिए। अगर हम कोई मर जाता व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका यदि हम भोज भी ना करें, भोजन नहीं बनाए, इतने लोगों को इकट्ठा नहीं भी करें, तो भी इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है।
ठीक है, इससे फ़ायदा ही होगा। तो इससे ऊपर उठ करके वो कार्य करना चाहता। आपको पता 16, 17, 18 वर्ष 20 वर्ष वाले जो बालक होते हैं इस प्रकार की बातें करते हैं, यार मृत्यु भोज को कितना खर्चा हुआ होगा, ठीक है, इस प्रकार की बातें करते हैं, यार ये तो अच्छी बात नहीं है, कोई मर गया हम आनंद लेकर के इनका भोजन कर रहे हैं, मरे हुए व्यक्ति का जो उनके मतलब उनके निमित्त का जो है हम भोजन कर रहे हैं। जिस परिवार में मरा वहाँ कितना मातम छाया हुआ होगा, उनकी कोई बहन है, उनका बेटा है, वो कितने दुखी हो रहे होंगे, हम आनंद लेते हुए भोजन कर, इस प्रकार बातें करते हैं बच्चे, ठीक है, हम भी करते थे पहले इस अवस्था में थे, ठीक है ना। तो वो जो नैतिक परंपराएं हैं, नैतिक रूढ़िवादी विचारधाराएं हैं, उनसे ऊपर उठ करके कोई वो अच्छा सकारात्मक समाज सुधार वाला कार्य करना चाहता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में। समझ में आ गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसका जो वर्गीकरण है वो 2 प्रकार से है, सभी में 2-2 प्रकार है। तो इसका जो 16 वर्ष से ऊपर वाला है तो इसमें जो पहली अवस्था यानी कि 5वीं अवस्था हो गई हमारी, और इसकी पहली अवस्था उसका नाम है सामाजिक बंधन उन्मुक्ता अवस्था या सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। उन्मुक्ता का अर्थ होता है सामाजिक जो बंधन है उसको तोड़ेगा, वो तोड़ देगा, सामाजिक बंधन है उसको तोड़ेगा और उसे उन्मुख हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और अपने नए नियमों के, अपने नए सिद्धांतों की स्थापना करेगा। समझ में आ गया ना। सामाजिक, देखो इसका जो 5वां वो नाम लिख रहा हूँ मैं, नीचे लिख रखा मैंने, ये नीचे लिखा हुआ। इनकी जो 2 अवस्थाएं हैं, देखो पहला सोशल कॉन्टेक्ट स्टेज, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्ट स्टेज सामाजिक बंधन उन्मुक्ता। देखो सोशल कॉन्टेक्ट जो होता है उसको क्या करेगा, वो बंधन को तोड़ेगा, सामाजिक बंधन उन्मुक्ता अवस्था सोशल कॉन्टेक्ट स्टेज होता है ये। इसकी अगर हम आयु सीमा की बात करें तो 15 से या 16 से 18 वर्ष है, या 15 से आप 18 वर्ष मान लीजिए। कुल मिलाकर के ये उत्तर किशोरावस्था से संबंधित है। समझ में आ गया ना। उत्तर किशोरावस्था से संबंधित कौन सी है, सामाजिक बंधन उन्मुक्तता अवस्था। यहाँ पर जो बालक का व्यवहार होता है सामाजिक बंधनों के संदर्भ में होता है, ठीक है ना। सामाजिक जो बंधन होते हैं, बालक ये मानता है कि देखो यहाँ पर सामाजिक जो नियम होते हैं, सामाजिक संदर्भ में तो नैतिक विकास होता है, परंतु बालक का यहाँ पर एक मानना है कि जो समाज में ये नियम स्थापित कर रखे हैं लोगों ने, जैसे मृत्यु भोज करना, बाल विवाह करना, ये करना वो करना, जिससे समाज को नुकसान है, व्यक्ति को नुकसान है, ठीक है ना, फिर भी वो चले आ रहे हैं। समझ में। तो बालक यहाँ पर ये सोचता है कि जो कानून है समाज के, ये कानून है ये स्थिर नहीं है, समाज के कानून स्थिर नहीं है, इनको समाज की भलाई के लिए, व्यक्ति की भलाई के लिए इन कानूनों को बदला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। समझना वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि जो समाज के कानून हैं, समाज के जो भी नियम हैं, इन नियमों को समाज की भलाई के लिए या किसी व्यक्ति की भलाई के लिए इन नियमों को तोड़ा जा सकता है, इनमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मृत्यु भोज का एक अच्छा उदाहरण है। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है, कुरीति है, इन्हें तोड़ा या बदला जा सकता है, इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है ना। हम जो 5 मिठाइयाँ बनाते हैं उनकी जगह 1 मिठाई बना लो, ठीक है। 3 सब्जियां बनाते हैं उनकी जगह 1 सब्जी बुला लो। 1000 व्यक्ति बुलाते हैं वहाँ पर आप 200 व्यक्ति बुला लो, खास व्यक्तियों को, और ठीक है। तो इस प्रकार से इन नियमों में संशोधन किया जा सकता है। समझ में आ गया ना। ये सामाजिक बंधन उन्मुक्ता अवस्था उत्तर किशोरावस्था से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखिए 6ठी अवस्था का नाम है सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, यूनिवर्सल मोरल स्टेज। ये होती है आपके 18 यानी कि किशोरावस्था के बाद की अवस्था कौन सी, वयस्कावस्था से जीवन पर्यंत की अवस्था। वयस्कावस्था से लगा करके जीवन पर्यंत की अवस्था होती है यूनिवर्सल मोरल स्टेज यानी कि सार्वभौमिक नीतिपरक अवस्था, ठीक है। यहाँ पर इस अवस्था में परोपकार की भावना पाई जाती है। अब हमारी जो एज है, हमारी जो स्टेज है अब कौन सी है, यूनिवर्सल मोरल स्टेज है, ठीक है। परोपकार की भावना है, स्वयं नैतिक नियम बनाते हैं हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। समझ में आया ना। स्वयं हम नैतिक नियम बनाते हैं और हमने ये जो स्वयं नैतिक नियम बनाए हैं इन नैतिक नियमों का हम खुद भी पालन करते हैं और दूसरों को पालन करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। ध्यान रखना कैसे, जैसे कि आप
टीचर बन गए अच्छी तरह से आपकी, ठीक है ना, आप टीचर बन गए। टीचर बनने के बाद आपका कुछ समय बाद प्रमोशन हो गया और आप हेड मास्टर बन गए। और आप हेड मास्टर बन गए, हिंदी में तो प्रधानाचार्य जी बन गए। अब आप क्या करेंगे, विद्यालय में अनुशासन स्थापित करना है, विद्यालय को अच्छी तरह से चलाना है, इतने बच्चों को आपको कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है। तो आप क्या करते थे, समय समय पर कुछ ऐसे नियम निकालते रहते, आदेश निकालते रहते हैं। विद्यालय में प्रधानाध्यापक छात्रों को अनुशासनात्मक नियम बताते रहते हैं। अरे भाई, नियम बताते रहते हैं कि हमें बच्चों ये करना है, ये नहीं करना, इस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। हम भी पहले इसे पढ़ते थे, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो हम कोई भी नियम हम निकालते हैं, उनको अनुशासनात्मक जो व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो सबसे पहले वो गुण हमारे में भी होना चाहिए। हम ही उन नियमों का पहले पालन करें। हम बच्चों को अनुशासन के में रहने के लिए प्रेरित करो, हम खुद अनुशासन में नहीं हैं, ठीक है, हम बात बात के ऊपर लड़ते झगड़ते रहते हैं, ठीक है, तो बच्चे हमारी बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। हमें पहले डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यदि बच्चों को हम कह रहे बच्चों ऐसा काम मत करो, ये चीज़ ठीक है तुम्हारे लिए हानिकारक, इनको आप मत ले, इनको यूज मत करो, और हम उसका यूज कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं, तो ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। तो जो भी हम नैतिक नियम बनाते हैं, उन नैतिक नियमों का पहले हम पालन करते हैं, हम भी पालन करते हैं और दूसरों को भी पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या, देखो, यूनिवर्सल नीतिपरक अवस्था, सार्वभौमिक नैतिकता की अवस्था। स्वयं नैतिक नियम बनाना और उनका पालन करना और दूसरों को भी पालन करने से के लिए प्रेरित करना, इस प्रकार की अवस्था है। ये जो अवस्था है, ये आपके वयस्क अवस्था से लेकर के जन्म पर्यंत तक की अवस्था है, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर है। यहाँ पर जो आपका सारा का सारा जो नैतिक व्यवहार है, वो आपकी संज्ञानात्मक विकास की उपज है कि नहीं है? भाई, आपका जितना अच्छा संज्ञानात्मक विकास पहले हुआ है, तो आप में नैतिक गुण भी बहुत अच्छे होंगे कि नहीं होंगे? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। अब इस प्रकार से ये जो 6 अवस्थाएं थी, 6 अवस्थाओं के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। अब इनसे संबंधित जो प्रश्न है, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे पास, उन प्रश्नों को यदि आप पढ़ेंगे तो और भी आपके जो है ये कोहलबर्ग का नैतिक विकास जो सिद्धांत है कंप्लीट और अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ और बातें करते हैं जो इस सिद्धांत के से साथ जुड़ी हुई है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है, इनका इस सिद्धांत के दूसरे नाम और क्या है? एक तो है को अपने कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, परंतु ये सिद्धांत का नाम हमें नहीं दिया जाए और, ठीक है, और दूसरे नाम दे दिए जाए या पूछ लिया जाए तो इन्हें कहते हैं प्राणीगत, इन्हें कहते हैं प्राणीगत उपागम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राणीगत उपागम कहते हैं, या इन्हें अवस्था सिद्धांत भी कह सकते हैं। अवस्था सिद्धांत, अवस्था सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था बताई है, इसलिए इन्हें अवस्था सिद्धांत या प्राणीगत उपागम भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात यह कर लेते हैं कि कैरोल गिल्लिगन, कौन है? कैरोल गिल्लिगन, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की शिष्य ही थी। इन्होंने अपने गुरुजी के सिद्धांत की आलोचना की, समझ में आ गया ना, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो ये सिद्धांत है, कैरोल गिल्लिगन की आलोचना के अनुसार कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो लिंग भेद पर आधारित है। इन्होंने केवल पुरुषों यानी कि लड़कों का अध्ययन ही करके सिद्धांत दिया, महिलाओं की नैतिकता का इन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं रखा है। समझ में आ गया ना। उसके बाद कैरोल गिल्लिगन ने नैतिकता का सिद्धांत किस प्रकार से दिया, उसके बाद हम इसकी के बाद नेक्स्ट वीडियो में उनकी चर्चा करेंगे। आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यदि आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये काम आप कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक इस सिद्धांत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न हैं जो आना बाकी हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।